गुड मॉर्निंग आद्या। गुड मॉर्निंग सर। आद्या, मैं जो हमारे डेथ होने के बाद 14 डेज बाद वो रिचुअल होता है ना, तो उसमें लगा हुआ था, इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया। अच्छा। रात को जाके मैंने अपलोड कर दिए थे, दोनों वीडियोस देख ली होंगी शायद। हाँ। ठीक। तो आद्या, हम लोग आज एक नया टॉपिक देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके लिए मुझे, क्योंकि मैं कल भी सोच रहा था लास्ट क्लास में भी इसको स्टार्ट करने की, लेकिन कर नहीं पाया था, तो इसी वजह से पैड पे ले रहा था। बट इसको पढ़ाना है मुझे, और इसमें दिखाना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल घूमता कैसे है, क्या क्या होता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ। गुड मॉर्निंग आशय। आशय, गुड मॉर्निंग। साउंड नहीं आ रहा तुम्हारा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आशय, कुछ कर रहे हो? मतलब अवस्थी का कुछ सोल्व किया है अब तक? हाँ सर, इसका थर्मोडायनेमिक्स से थर्म वही थर्मोडायनेमिक्स का किया। कुछ कुछ किया है? यस सर, वही बोल रहा हूँ। डाउट्स आए हैं कुछ? नहीं, आपका नहीं बोल रहा हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, एक मिनट सर। हेलो। हाँ आशय, हाँ यस सर। थर्मोडायनेमिक्स से कुछ सोल्व किया है नरेंद्र अवस्थी? हाँ वही सर, अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा था तो अभी कितना मैंने स्टार्टिंग से सॉल्व किया तो 23 क्वेश्चन किए थे लगता है। कुछ डाउट्स आए? हाँ, थोड़े मोड़े आए थे सर बीच में। तो पूछे नहीं तुमने मुझसे? अभी पूछता है लेकिन मतलब थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर रहा था इसलिए। ठीक है। तो ये कंप्लीट कर पूछूंगा। तो जैसे ही हो जाए मुझे बता देना, एक मैसेज डाल देना, मैं एक्स्ट्रा क्लास रख देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। आपके लिए, मतलब आपको जो भी डाउट हो पूछ लेना, यस सर। डाउट क्लास रख देंगे। यस सर यस। हाँ। बाकी लोगों वैसे को आप अगर, कितने बजे फ्री रहते हो? आज मैं पूरे दिन फ्री हूँ, बताओ। नहीं सैटरडे है, मतलब शाम को ऐसे क्लासेस आप होंगी। कल फ्री रहोगे क्या? कल भी फ्री हूँ, कल तो संडे वैसे भी छुट्टी रहता है। अरे हाँ, सर नाइस। कल मैं आपसे वो पूछ लूँ। ठीक है आशु। कर देता ओके सर। हाँ, तो बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और मुझे दिखाना था एक बार। हम लोग 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बिकॉज बाकी लोग अगर मिस कर गए तो फिर ये पार्ट कभी नहीं समझ आएगा कि कैसे हो रहा है। तब तक मैं बाकी बातें बता देता हूँ, जो थ्योरेटिकल है वो मैं तब तक बता देता हूँ। हम लोगों ने डेल्टा यू के टाइम बताया था कि जितनी भी एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप के मोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। परफेक्ट। मीन्स आपकी डेल्टा यू इन तीनों पार्ट पे डिपेंड डिपेंड करनी चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन पे, रोटेशनल मोशन पे, वाइब्रेशनल मोशन पे डेल्टा यू को डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इन्हीं सब पे डिपेंड कर रही है। तो आप जब भी एनर्जी दोगे तो इन तीन मोशन में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो एनर्जी। परफेक्ट। जब भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे किसी भी मॉलिक्यूल को, तो इन तीन मोशन में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल क्या है? डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी टाइप, मतलब एक्स वाई जेड तीन एक्सिस में चल सकता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मोशन शो कर सकता है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। रोटेशन में रोटेट करना चाहिए मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल में पकड़ूंगा, या मैं मॉलिक्यूल साथ ले भी आता हूँ तो आपको दिखाई भी दे जाएगा साथ साथ। एक मिनट देना।
हाँ जी, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल ले आया हूँ, आप देखिए साथ साथ मेरे। इन्हीं चीजों को मैं उसमें भी दिखा दूंगा, यहाँ भी दिखा देता हूँ, दोनों जगह हो जाएगा। मेरे पास ये एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, दिखाई दे रहा है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स है। कैमरा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। ज्वाइन करते करते लेट ही हो जाते हो। हाँ देखिए, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये रोटेट कर सकता है। कैसे रोटेट कर सकता है? एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। अब जेड अपने को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा। देखिए, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने ऐसे किया, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने ऐसे किया, और जेड एक्सिस के अलोंग ये ऐसे रोटेट करना चाहिए। लेकिन जब जेड एक्सिस के अलोंग जब रोटेट करेगा, जब जो तीसरे वाले एक्सिस के अलोंग, या मैं ऐसे दिखाने के बजाय मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। 1 2 3 4 5 नहीं, थोड़े लोग और बचे हुए हैं। ट्रांसलेशनल सीधा सीधा देख लो तब तक। ट्रांसलेशनल में क्या होगा? एक्स एक्सिस में गया, सॉरी एक्स एक्सिस में गया इस तरफ, वाई एक्सिस में गया इस तरफ, और जेड एक्सिस में गया इस तरफ, आपकी तरफ आएगा जेड एक्सिस में। तो ट्रांसलेशनल 3 टाइप का मोशन होगा आपके पास। तो यहां से एक नया टर्म आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है आपका किस किस पे? आपके मोशन पे, कि किस किस टाइप का मोशन हो रहा है। जैसे ट्रांसलेशनल में आपने देखा कि 3 टाइप का मोशन है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की वजह से ऑलवेज आएंगी। मॉलिक्यूल का शेप और साइज कैसा भी हो, ट्रांसलेशनल मोशन हमेशा 3 ही टाइप का होगा। रीजन क्या होगा? एक्स और वाई और जेड एक्सिस में ये मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। एक्स, वाई और जेड एक्सिस में ये मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल 3 टाइप का मोशन शो करेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपका 3 टाइप का मोशन शो कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? अगर ये 3 टाइप का मोशन शो कर रहा है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम को DOF बोल देते हैं कई बार, डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। आद्या, इस बात में कोई डाउट है? ट्रांसलेशनल 3 टाइप का होगा? नहीं, मतलब एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग जेड है। के अलोंग तीनों। हाँ। इतनी बात लिख लो, मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ DOF। DOF is basically a motion in which we can distribute energy. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिनोट करता है? एक मोशन को जिसमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इतना एक बार लिख लो। हुआ?
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिनोट करता है, आप अभी बोले? बेसिकली टाइप ऑफ मोशन को डिनोट कर रहा है, कितनी टाइप से एनर्जी को लिया जा सकता है, टाइप्स इन विच एनर्जी कैन बी टेकन, द मोशंस इन विच एनर्जी कैन बी टेकन। अगर आपने एनर्जी लिया तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनके अंदर भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन होते हैं जिनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, वैसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टेटिस्टिक्स का टर्म है कि कैसे कैसे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो आप। सर हो गया। हो गया, ठीक है। अगर ये पार्ट आपका कॉपी हो गया तो मैं आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता हूँ, एक बार देखिए। मैंने यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। अब इसके साथ मुझे एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन करने पड़ेंगे। रुकिए। अगर मैं एक्सिस को डिफाइन कर पाता हूँ तो एक मिनट देना मुझे। ये मॉलिक्यूल इस टाइप में रोटेट कर सकता है, देखिए। सबसे पहले मैं इसे एक्स एक्सिस के जेड एक्सिस के लोग सबसे पहले रोटेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखिए जेड एक्सिस के लोग ऐसे रोटेशन शो करेगा। तो जेड में आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा क्योंकि जेड एक्सिस में रोटेट कर पा रहा है। या तो ऐसे समझ सकते हो, या मैं ऐसे बता दूंगा कि दो एक्सिस में शो कर पाएगा। देखिए, एक देखा आपने, दूसरा देखिए। मॉलिक्यूल को एक बार मैं अपनी पोजीशन पर ले आता हूँ। ऐसे भी एक हो सकता है मोशन। एक में क्या हो रहा था, आप ऊपर से देख पा रहे थे कि ऊपर से जा रहा है, यहाँ पर देखिए कि साइड वाइज जा रहा है एकदम। तीसरा दिखाता हूँ उसके बाद। और अच्छे से एक मिनट देना, इसको मैं स्टॉप करके फिर दिखाता हूँ। तीसरे वाले में क्योंकि एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है तो दिक्कत आ रही है थोड़ा। एक मिनट देना।
स्ट्रेट लग रहा है? नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। यहाँ पर ये वाले मोशन में आपको कहीं पर भी रोटेशन दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मेरा हल्का सा ट्विस्टेड है तो हल्का फुल्का मोशन आप दिख रहा होगा, लेकिन एज सच कोई मोशन है नहीं। प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से मोशन नहीं आ रहा है? या मैं इसको एक बार दोबारा बना के दूं क्या? एक मिनट देना। मैं इसको इधर स्टॉप कर देता हूँ। बात बन नहीं रही। मैं वैसे ही दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने कहाँ पर लिया था मॉलिक्यूल, ये रखा। आप इस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक मोशन ऐसे, एक मोशन ऐसे, और तीसरा मोशन यही यही ये वाला रोटेट कर पाएगा, लेकिन ये मोशन नोटिसेबल नहीं होगा। ये जब रोटेशन आपका आएगा, ऐसे मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो उसमें मॉलिक्यूल अपने डायनेमिक्स को चेंज नहीं कर रहा है। So for a linear molecule, there will be only 2 degree of freedom, 2 rotational degree of freedom, that is एक ये वाला और एक ये वाला। तीसरे वाले में आपको मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर तीसरे एक्सिस के अलोंग रोटेट करने की कोशिश करोगे तो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नजर नहीं आएगा। सो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स सिर्फ कितने होंगे? 2 होंगे। मैं वापस से व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं तो देखिए, आपके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3 हैं। रोटेशनल कितने होने चाहिए? रोटेशनल के केस में 2 केस बनेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। For linear molecules, the total degree of freedom will be total rotational degree of freedom should be 2, and for non-linear molecule it should be 3. Non-linear मैं एक दिखा देता हूँ। ये molecule मैंने ले लिया कोई भी random, तो ये x के along motion show कर सकता है ऐसे, y के along show कर सकता है, और खुद के along भी ये rotate कर सकता है। ऐसे मैं पकड़ के rotate कर दूं, आधे तीनों मोशन दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। ये बात समझ आई? 3 डायरेक्शन हाँ। में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल शो कर सकता है, जबकि लीनियर मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 डायरेक्शन बनेगी, क्योंकि तीसरा मोशन आपको नोटिसेबल नहीं होगा। तो सर ये जो मोशन करता है एक्स और वाई के अलॉन्ग, तो उसका कुछ हाँ, नाम तो होगा या सीधे हम लोग बोलेंगे बस कि अलॉन्ग? रोटेशनल मोशन उसको बोलते हैं आद्या। हाँ, मतलब 2 तरीके से हो रहा है, 2 तो उसका कुछ तरीके से नाम नहीं मॉलिक्यूल है? रोटेट कर सकते हैं, तो हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल में, अच्छा। लीनियर में। और सर वो ट्रांजिशनल में ऐसा नहीं होता है कि लीनियर और नॉन लीनियर होगा, देखो सब में बदलता है? ट्रांसलेशनल में आप कभी भी आप अपनी पोजीशन से मॉलिक्यूल को एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लेके जाओ, तो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। हाँ। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिखाई देंगे। तो मतलब लीनियर और ऐसे किसी भी पेयर के लिए जो आप अभी बोले? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता ट्रांसलेशनल, सिर्फ रोटेशनल में थोड़ा सा दिक्कत आता है। अच्छा।
डन। तो इतना आपको समझ में आया। टोटल ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशन, टोटल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कितना होगा, या ये बाद में लिखता हूं, पहले ये इतनी बात लिख लीजिए, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए अलग अलग होता है। रोटेशनल में लीनियर और नॉन लीनियर के लिए अलग अलग होता है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, while 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी देयर फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इतनी बात एक बार लिख लीजिए जल्दी से। चलो बाकी लोग हैं कहाँ का, क्यों एब्सेंट कर रहे हैं लगातार। ये इतना लिख लिया होगा आपने। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताता हूं, मोशन मैंने दिखा दिए। वाइब्रेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल बॉन्ड को आप एक स्प्रिंग की तरह अज्यूम कर सकते हो, तो जितने बॉन्ड होंगे उतने वाइब्रेशन आ जाएंगे सिंपली। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक फॉर्मूला है, क्या होता है, 3 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, n इज नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा भारी फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। और अब तक आपने देखा कि ट्रांसलेशनल जो है आपका, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर कितना कितना होगा, इसके लिए 5 होगा। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल इट शुड बी 5। 5 कैसे कैसे, 2 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल। नॉन लीनियर के लिए कितना होगा, 6, 3 प्लस 3। ठीक है, तो आपका वाइब्रेशनल डीओएफ के लिए अगर फॉर्मूला निकालना हो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होगा, 3n-5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, 3n-6 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतना बात हाँ। समझ आया क्या, लिख लो। ये जैसे ही लिख लो बता देना।
सर हो गया। हो गया। द नेक्स्ट पार्ट इज, आपने फॉर्मूला देखा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब जब हम लोग सीपी बाय सीवी करते हैं तो एक टर्म निकल कर आती है गामा। सीपी बाय सीवी का जब भी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो इक्वल टू निकल के आता है गामा। एंड गामा का डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन है, तो आप सीपी बाय सीवी का रेशियो निकाल सकते हैं थ्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 प्लस एफ बाय 2। 1 प्लस एफ बाय 2 क्या होता है, गामा का वैल्यू निकल कर आता है। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। So gamma is equal to 2 by f और f by 2। 2 by f था आई थिंक। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक मिनट देना मुझे बस। 1 प्लस 2 by f है। 2 by f, हाँ, गामा का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 by f। जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। सो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम गामा और गामा फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपस में कैलकुलेशन इसके थ्रू कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका रहेगा, तो ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए। सर ये सीपी बाई सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट अच्छा हाँ कैपेसिटी। भूल गए? हाँ सर याद आ गया। ठीक है। Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर का रिलेशन मैंने निकाला हुआ था पहले से, हाँ और Cp बाय Cv का रिलेशन भी यहां से एक मैंने निकाल दिया। Cp बाय Cv इज इक्वल टू गामा। दो रिलेशन आपके हो गए हैं, यहां से Cp और Cv के दो रिलेशन आपस में बता दिए मैंने। सर ये जो पूरा आर है वो डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर नहीं, गामा है ये तो। गामा एक नया कांस्टेंट है। एक सेकंड में दिखा देते हैं, इरेजर। ये आर मत समझो इसे, वरना मुझे मरवा दोगे आप, इतना गड़बड़ नहीं। ये गामा है कुछ ऐसा, ठीक है। गामा जो होता था ना आपका, गामा हाँ एक सिंबल होता था, सिंबल दिया हुआ है, एक नया सिंबल है गामा, आर नहीं है ये, कंफ्यूज मत करना। ये किस वजह से ऐसा होता है, आपका जब एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा तो उसमें पीवी रेज्ड पावर गामा, जो इक्वेशन निकल के आती है ना, वो ये निकल के आती है कि पीवी रेज्ड पावर गामा बिकम्स कांस्टेंट। सो एडियाबेटिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी एडियाबेटिक को आप सोल्व करने जाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब गामा कांस्टेंट का वैल्यू ये है।
गामा कांस्टेंट का वैल्यू कहां से आएगा? 1+2/f से। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे निकल कर आता है। इतना लेट किसने ज्वाइन किया? कशिश ने लेट ज्वाइन किया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कशिश बड़ा लेट हो गया आज, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए कोई बात नहीं। सो पीवी रेज पावर गामा बिकम्स कांस्टेंट, ये भी एक आएगा अभी अब आगे। लेकिन इतना समझ में आया कि गामा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गामा तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, पर इसमें हाँ, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल ले रहे हैं? जैसे मैंने एक CO2 मॉलिक्यूल लिया है ना। CO2 में कितने एटम्स आपके आद्या? 3 एटम। 3। मॉलिक्यूल कैसा? लीनियर नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल है। तो रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल कितने होंगे? 5। 5 है। आपको पता चल गया कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए टोटल मिला के? सिर्फ टोटल की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9, 3n वाला फॉर्मूला। हाँ। सो 9 आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा इज इक्वल टू 1+2/f, करेक्ट? हम्म। सो गामा विल बिकम इक्वल टू 11/9। एफ की जगह पे 9 ले रहे हैं हम लोग। डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो है ये। एफ क्या लिखा? अच्छा डिग्री ऑफ हाँ। फ्रीडम। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, एफ को डिनोट कर रहा है। ठीक है। हाँ। तो गामा 11/9 निकल के आ गया। हम्म। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट ये है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर पर ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होते हैं, अदरवाइज सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एक्टिव रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। आपके पास टेम्परेचर को मैं 700 800 1000 डिग्री कर दूं, तो उस केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजुअली एक्टिव होता है। अगर रूम टेम्परेचर बोला गया है तो सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप काउंट करोगे। सो लिख लो, एट रूम टेम्परेचर वी विल काउंट ओनली रोटेशनल एंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एट लो टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर वी विल काउंट ओनली वाइब्रेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये एक पॉइंट लिख लेना। लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। सो गामा कैलकुलेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए आप देख लो। मैंने CH4 मॉलिक्यूल लिया, इसके लिए गामा कितना होगा एट रूम टेम्परेचर? कैलकुलेट करके दो। सेवनटीन बाई 15। 17/15 आपने निकाला, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको? लो टेम्परेचर, है ना? और लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे क्या बोला कि सिर्फ रोटेशनल और वाइब्रेशनल एक्टिव होंगे। मतलब ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है आद्या?
नॉन लीनियर। सो अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो आपके कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने कितने होंगे? ट्रांसलेशनल 3 होंगे, 3 ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल कितने होंगे? 3, दोनों 3 होंगे। वाइब्रेशनल 0 हो जाएंगे बिकॉज लो टेम्परेचर बोला है। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 6, हाँ है ना? और 1 + 2/f फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1 + 2/6, ये कितना हो गया? 1/3। सो ये कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा क्या आद्या? सर, रूम ऑफ मतलब कि वो डिग्री ऑफ टेम्परेचर निकालने के लिए तो डिग्री ऑफ 3n फ्रीडम लगाते हैं ना। हाँ, नहीं, डिग्री ऑफ 3। फ्रीडम। अब देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इतने 3n है, लेकिन एक्टिव कौन से इस पे भी डिपेंड करेगा ना। वही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लो टेम्परेचर पर वाइब्रेशन शो नहीं करता है मॉलिक्यूल। प्रॉब्लम ये है कि लो टेम्परेचर पर एनर्जी अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो ये तो सिंपल मोशन शो करने लगेगा इस तरफ के, या रोटेशन शो करने लगेगा, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड के अलोंग वाइब्रेट करे। वाइब्रेट करना तब शुरू करेगा जब टेम्परेचर हाई कर देंगे। तो मतलब 3n रहता है एज अ होल तीनों के लिए। हाँ, तीनों के लिए। तो सर ये लेकिन 6 कैसे आया वो बता दीजिए। सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काउंट करेंगे एट रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो वो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है यहाँ। हाँ, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है। लीनियर के लिए कितना हो जाएगा? 5, और नॉन लीनियर के लिए कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ये 6। फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स हम्म। वैल्यू है ये, है ना? हम्म। सो अगर आपका लो टेम्परेचर है तो आप फिक्स वैल्यूज ये उठा सकते हैं। ठीक है। परफेक्ट। हाँ। तो इतना पार्ट अगर आपका हो गया तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाऊं अभी। हाँ। अभी आप देखो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगर कॉपी हो गया हो तो बता सर दो। मेरे को नहीं समझा कि वो 3 + 3 6 कैसे आया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम श्रेया, आपके किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। यस सर। वाइब्रेशनल अपने है ही नहीं क्योंकि लो हम्म। टेम्परेचर है, तो क्या क्या बचे? रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। हम्म। श्रेया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल 3 टाइप का मोशन होता है, XYZ। एक्स वाई जेड, और रोटेशनल लीनियर और नॉन लीनियर के लिए अलग अलग आता है, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल केस में जो तीसरा मोशन है, जैसे लीनियर में जो थर्ड मोशन है जेड एक्सिस के अलोंग, उसमें कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। दो तो मोशन आपको दिखाई देंगे, ये वाला और ये वाला, लेकिन तीसरा मोशन आपको दिखाई नहीं देगा। तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल ओनली 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी देयर। यस सर। For non-linear molecule, there will be another degree of freedom, that is rotational, along the x-axis, या आप बोल सकते हो कि एक्सिस के अलोंग जो सॉरी जो मॉलिक्यूल के अलोंग जो एक्सिस होगा उस पर भी रोटेशनल शो करेगा, क्योंकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। देखिए, यस सर। तो नॉन लीनियर वाले केस में 3 रोटेशनल हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशनल, हम्म। वाइब्रेशनल 0। यस सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी टोटल? टोटल 6। 6। तो ये 6 मैंने यूज की है। समझा सर। हाई टेम्परेचर करते तो आप 3n वाला फॉर्मूला यूज करते। ओके सर। सर पर CO2 में 9 कैसे कर रहे थे आप, जबकि वो तो लीनियर था। CO2 में जो रेस्ट हो जाएंगे वो वाइब्रेशनल में चले जाते हैं आद्या। अच्छा, मतलब उसमें तीनों ले रहे हैं हम लोग। हाँ, उसमें 4 हो जाएंगे ना फिर। भाई 3 9 ही टोटल होता है। हुए। नहीं, वाइब्रेशनल तो कितने भी हो सकते हैं आद्या। नहीं, मतलब कि वो रोटेशनल, ट्रांजिशनल और वो। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तो मैंने आद्या आपके रोटेशनल लिए 2, ट्रांसलेशनल लिए 3, CO2 में 5, तो ये हो गए, और टोटल है 9। तो वाइब्रेशनल कितने बच गए? 4। हाँ। तो हाई टेम्परेचर लूंगा तो ये चारों कंसीडर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कंसीडर मत करना लो टेम्परेचर। पिछली बार आप कंसिडर किए थे। हाँ, मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि हाई टेम्परेचर पर कैसे कर सकते हैं। हाँ। ठीक। ठीक है।
तो अभी समझ आया ये वाला पार्ट? एक और एग्जांपल दूं? हाँ। आप मुझे निकाल के दीजिए PCl5 मॉलिक्यूल को। PCl5 मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे? गैस अज्यूम करके इसको गैस अज्यूम करके PCl5 के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर नहीं, हाई रूम पे कर लो, चलो रूम पे ट्राई करो। रूम टेम्परेचर और फिर हाई टेम्परेचर भी ट्राई करना, दोनों ट्राई करना। कल मैं क्लास ले सकता हूँ? हाँ। ठीक है, तो कल आपका 8 बजे से करते हैं ना हम लोग, 8 से 9:30 क्लास रहेगा। कल आपका 8 से 9:30 तक क्लास रहेगा। डन हुआ PCl5 के लिए आद्या? हाँ हुआ। एट रूम टेम्परेचर 4/3। प्रणव एट हाई टेम्परेचर आप बताओगे? प्रणव एट हाई टेम्परेचर कितना निकल के आएगा गामा का वैल्यू? हेलो प्रणव, यस सर। हाई टेम्परेचर पर गामा का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू? हाँ एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन में बता सकते हो आप, जैसे A/B की फॉर्म में आप बता दीजिए कितना आता है। प्रणव हाई टेम्परेचर पर कितने टोटल एटम दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 है ना? यस सर। सो 3n फॉर्मूला होता है फॉर हाई टेम्परेचर, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो कितनी होंगी? 3n। सो 3 into 6 कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया? 18। यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 18 है तो गामा का वैल्यू कितना होता है? 1 + 2/f। सो 1 + 2/18 दैट इज 1/9। सो 10/9 आ जाएगा क्या? हाँ सर। यस। तो ऐसे रहेगा। समझ आया सबको? आशय? n इज द नंबर ऑफ एटम। 3n वाले फॉर्मूला में n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। फिर डायरेक्ट भी तो 9 लिख सकते हैं बिना 3n लगाए। डायरेक्ट 9 कैसे लिखोगे आद्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 9 आएगा ना, जैसे हम लोग 9 कैलकुलेट कहाँ करते आया? हैं। 18 आया आद्या। मतलब ये तो 3n से आया ना, पर जब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 6 आता है ना। 3 मतलब लीनियर वाले में जहाँ 2 ही लेते हैं तो इसमें भी वैसे लीनियर ही कर कहाँ है? ये देंगे। तो नॉन लीनियर है। हाँ। तो अगर आप डायरेक्टली लेते आद्या तो कितना आता? आपके पास रोटेशनल कितने आते? 3
और ट्रांसलेशनल कितने आते हैं? 3। तो टोटल कितना हो जाता? 6 हो जाता एट लो वाइब्रेशनल नहीं टेम्परेचर। लेंगे, वाइब्रेशनल तो नहीं लेते हैं लो मतलब ये टेम्परेचर। हाई में बोल रहे हैं हम। हाई में बोलेंगे तो सारे लेने पड़ेंगे आपको, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, दैट इज फॉर्मूला इज 3n। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट वाइब्रेशनल को नहीं कर पाते हैं आद्या। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशनल में दिक्कत आती है, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। टोटल में से रोटेशनल और ट्रांसलेशनल माइनस कर दोगे तो वाइब्रेशनल आ जाता है। अच्छा, मतलब जैसे रोटेशनल में 3 फिक्स है और वाइब्रेशनल में नहीं, और ट्रांजिशनल में, वैसे वाइब्रेशनल में नहीं है फिक्स। नहीं है फिक्स। अच्छा, आया समझ? हाँ आया। तो इसे डिनोट लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखिए। ओके, मैं इसको इधर क्लियर कर देता हूँ। आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? पहली बात, एडियाबेटिक होती क्या है? कुछ आइडिया है? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर देयर इज नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज एंड देयर इज नो मैटर एक्सचेंज। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, नो मैटर एक्सचेंज। ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, आइसोलेटेड सिस्टम होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस लोगे आप, तो इस केस में जो भी वर्क डन निकल कर आएगा, पिस्टन के ऊपर कोई वर्क हो या पिस्टन कोई वर्क करे, वो डेल्टा यू के बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि हीट में तो जा ही नहीं सकता, हीट तो अपन ने कर दिया कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज। परफेक्ट, ये बात सही है। और वर्क डन कितना होता है? वर्क डन कहीं पर भी निकालना हो तो कितने बराबर आ जाता है? हीट के। हीट के कैसे बराबर आ जाएगा अद्या? सर आप बताए थे ना कि वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन, ऐसा। वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। भूल गए? अच्छा हाँ, ये एडियाबेटिक है। ऐसे ना करो आद्या। 3-4 टाइप की प्रोसेस है। पहली बात, पहली प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। देखो, ऐसे सोचो कि आइसोथर्मल लिया मैंने, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो जो भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी किस में यूटिलाइज हो जानी चाहिए? कोई काम करने में, ताकि उसका वो जो सिस्टम है वो एज इट इज रहे, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना आए। परफेक्ट। तो आपने हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी दी, उसने वर्क की फॉर्म में कुछ एनर्जी वापस दे दी आपको। परफेक्ट। हाँ। आइसोथर्मल सिस्टम। फिर सेकंड आप बात करो, हाँ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड देना। आइसो आइसोथर्मल ऐसे हुआ। सेकंड सिस्टम क्या है? आइसोकोरिक सिस्टम। आइसोकोरिक सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब वर्क डन जीरो हो गया। सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। और वर्क डन क्या करते आ रहे थे? पी डेल भी करते आ रहे थे हम लोग। हाँ। तो आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा? वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी भी हीट सप्लाई करोगे वो किस में काम आएगी? टेम्परेचर बढ़ाने या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। परफेक्ट। नहीं याद है?
हाँ सर आया। ये आया? चारों प्रोसेस क्लियर है, वो गलती से हम इसमें बोल रहे थे चलो ठीक है, एडियाबेटिक। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? आपके पास जो भी आप इंटरनल जो वर्क डन होगा, दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का नुकसान हो तो वर्क डन भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अगर आप लूज कर रहे हो तो वो डायरेक्टली वर्क डन के बराबर हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? U इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, NCV डेल्टा T निकाला था हम लोगों ने। हाँ डेल U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T पहले निकाला है हम लोगों ने। परफेक्ट, ये निकाला हुआ है। और डेल U को ही मैं लिख सकता हूं अगेन, डेल U इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। डेल्टा T को T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। हाँ हाँ जी, यहां पर ये वाला पार्ट, इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एडियाबेटिक के केस में हमेशा पीवी रेज्ड पावर गामा शुड बी कांस्टेंट। पीवी रेज्ड पावर गामा शुड बी ए कांस्टेंट। ओके, सो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वी रेज्ड पावर गामा। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय वी रेज्ड पावर गामा। ठीक है क्या? हाँ ओके, इस केस में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालें? वर्क डन कुछ ऐसा आता है, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ये गामा है, अगेन आर मत लेना। वर्क डन की वैल्यू इतने के बराबर होती है, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ये वर्क डन होता है इस केस में। ये वर्क डन इतना निकल के आएगा। इतनी चीज एक बार नोट डाउन करो, उसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ फिर। इसी चीज को मैं फर्दर बोल सकता हूँ, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 विल बिकम इक्वल टू NCV T2 माइनस T1।
आधे जैसे ही हो जाए बता देना। सर ये समझ आया कि वो ऊपर वाला इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क और यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू ये, तो ये नीचे वाला कैसे आया P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा -1। वर्क डन में इशू आया, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको ड्राइव करने की, थोड़ा बड़ा है। तो मतलब ये आप बस आपको फॉर्मूला याद था वो लिखे, आप डिराइव नहीं किए थे? मैंने ड्राइव नहीं किया यहाँ पर, अच्छा ठीक है ना। अगर ड्राइव करवाना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, करूँ कोशिश। सर, काम नहीं है उसका तो छोड़ दीजिए। काम तो नहीं है, मतलब बस इतना समझना है कि वर्क डन इज इक्वल टू ये भी और वो भी। इसके बराबर आ जाता है वर्क डन, हाँ ठीक है। तो वर्क डन दोनों वे से निकाल सकते हैं। टेम्परेचर गिवन हो तो NCV-T2 - T1, टेम्परेचर और टाइप ऑफ गैस गिवन हो कि कैसी गैस है, तो आप ये निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं और गामा पता है तो भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों साइड से वर्क डन निकाला जा सकता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पर ड्राइव नहीं किए हैं, इसको यूज करके मैं ड्राइव कर सकता हूँ, पर वो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा और कोई बात नहीं है, और काम का कुछ है नहीं, हाँ तो छोड़ दीजिए। ठीक है। तो इसको हटा दूं मैं, हाँ हो गया। ठीक है। अब देखिए इसी चीज को PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को एक और वे में लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं TV रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। मैं क्या करूंगा, प्रेशर को एक्सप्रेस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V, परफेक्ट। सो मैं क्या लिख दिया, PV रेज पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, P इज इक्वल टू nRT बाय V, V रेज पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा, TV रेज पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय nR, और nR खुद में एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड करो, एक नया कांस्टेंट, सो TV रेज पावर गामा विल बिकम कांस्टेंट। देखो आद्या क्या किया, कैसे ड्राइव किया। nR खुद में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, so TV raised power gamma will become a constant, so TV raised power gamma -1 will become a constant। PV raised power gamma अपने को इनिशियली पता था कि कांस्टेंट होता है, इसको यूज करके एक और रिलेशन निकाल देते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज TV raised power gamma -1 is equal to constant। ठीक है आद्या, हाँ लिख लो जल्दी से। जैसे ही हो जाए बता देना आद्या। यहां से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे क्या, दो फॉर्मूला तो कम से कम आप बना सकते हो, P1V1 रेज टू पावर गामा
इज इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर गामा। ये पहला फॉर्मूला बन सकता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, T1V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये दो रिलेशन आपके बन सकते हैं इजीली यहां से। एक गैस को लें दो अलग अलग कंडीशन में और एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू गई हो, तो उस केस में ये दोनों रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल दे दूं, हम्म। क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल्स में। हाँ देखिए, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। आप लोगों के पास अवस्थी पड़ी है क्या आसपास? मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूं। टेम्परेचर ऑफ 0.1 मोल of monoatomic gas that performs 75 calorie of work adiabatically if initial temperature is 227 degrees Celsius. R is equal to 2 calorie per Kelvin mole। ये क्वेश्चन आपका, कीजिए ट्राई। क्वेश्चन नोट डाउन हुआ? हाँ। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। 5 मिनट आपको, 3 मिनट दे रहा हूं मैं। हुआ? किसी का, किसी ने कुछ किया बताओ, मैं करूं? चलिए मैं सोल्व करना शुरू करता हूं।
इनिशियली आपको पता है 0.1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गिवन है। आपसे पूछा गया फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो पहली बात अपने साथ दिक्कत क्या आ रही है, अपने को गामा तो पता चल सकता है लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि सीपीसीवी होंगे कितने। सो गामा से क्या मैं सीपीसीवी को निकाल सकता हूँ? गामा कैसे पता चलेगा? मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम के केस में, सिंगल एटम मोनो एटॉमिक, क्या ये कोई रोटेशन दे सकता है? सिंगल एटम मेरे पास है, क्या सिंगल एटम कभी कोई रोटेशन दे पाएगा? देखो एक नहीं अच्छा टॉपिक बताता हूँ। सिंगल एटम है, क्या ये रोटेट करेगा तो कुछ पता चलेगा अपने को? नहीं किसी भी टाइप का कोई मोशन नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन एग्जिस्ट करेगा। सिंगल एटम के केस में सिर्फ ट्रांसलेशनल, ये मोमेंट शो करता है, ना तो ये वाइब्रेशन दे सकता है ना रोटेशन दे सकता है, क्योंकि कोई बॉन्ड है ही नहीं इसके पास, है ना आद्या? हाँ सिंगल एटम जब भी होगा, किसी ने कुछ करके दिया है, श्रेया सिंह 125,000। श्रेया ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, सिंगल एटम कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं देगा आपके पास, ना वाइब्रेशनल देगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल ये मोशन देगा। सो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई मोनोएटॉमिक के लिए? 3 हो 1। गया, अच्छा हाँ 3 होगा। क्योंकि रोटेशनल तो है ही नहीं अपने पास। तो सिंगल एटम के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3। गामा का वैल्यू 1 + 2/3, so gamma will become equal to 5/3। परफेक्ट। एंड आपको एक चीज और पता है, सो गामा को क्या लिख सकते हैं? Cp डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू 5/3। 5Cp इज इक्वल टू 3Cv, no sorry, 5Cv 5Cv सॉरी 3Cp इज इक्वल टू 5Cv। हाँ, इतनी बात ठीक है। तो एक इक्वेशन अपनी ये निकलेगी, 3Cp माइनस 5Cv इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या निकलेगी? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो क्या आप मुझे Cp एंड Cv की वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हैं? बताइए। Cp एंड Cv की क्या आप यहां से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, 3Cp 3Cv 3R, है ना? डिवाइड कर सॉरी माइनस कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को, तो कितना बच जाएगा? माइनस यहां पर भी आ जाएगा। सो 5Cv माइनस 5Cv प्लस 3Cv, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3R, और दैट इज इक्वल टू माइनस 2Cv इज इक्वल टू 3R। माइनस 3R, माइनस से माइनस हटा देंगे, Cv विल बिकम 3R/2। देखिए इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे, ये कैसे मैंने Cv निकाला। हाँ, आपका साउंड थोड़े क्लियर नहीं है, अभी बोलो। ये सबको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे सेकंड इक्वेशन में? दो इक्वेशन सोल्व करना 6th क्लास में, एक्स वाई में दो अच्छा इक्वेशन हो। वो जो मैथ्स वाला था। हाँ, मैथ्स वाला, उसको यूज किया है। एक वेरिएबल को हटाना है ना, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट, जैसे यहाँ पर 3Cp है तो नीचे भी 3Cp लेके आना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। हाँ तो वो मैथ्स वाला पार्ट मैंने यूज किया, इसको हटा दिया, फिर इन दोनों को सोल्व कर लिया। मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सोल्व कर सकते हैं।
नहीं आद्या? हाँ सर आया, वो हम लोग करते थे सॉल्व मल्टीप्लाई हाँ करके हाँ कोएफिशिएंट से। हाँ, तो उसी को यूज किया है। सीवी कितना निकल के आ गया? 3r/2। हम्म। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि वर्क डन कितना है। वर्क डन आपको बोला 75 कैलोरी। परफेक्ट। वर्क डन कितने बराबर हो जाएगा? NCV डेल्टा टी। यही वर्क डन होगा आद्या? हाँ सो अगर ये वर्क डन है तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास CV का वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है, T1 का वैल्यू है। क्या आप मुझे T2 का वैल्यू निकाल के दे सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1। CV का वैल्यू कितना? 3 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना लेंगे? 2, क्योंकि कैलोरी में 2 का होता है आर का वैल्यू, लिखा भी है मैंने क्वेश्चन में। T2 माइनस, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। सो 227 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा? 500 केल्विन इज इक्वल टू 75। T2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल दीजिए। सर यहाँ पे जो ये आर है नीचे में, मतलब जहाँ आप सॉल्व हाँ हाँ, किए, वो क्या डिनोट करता था? आर जो है वो गैस कांस्टेंट को डिनोट करता है, हाँ गैसियस उसका स्टेट से। वैल्यू। उसका वैल्यू अलग अलग, जैसे जूल में अगर लेना है तो 8.314। इस क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि डाटा आपका कैलोरी में था, तो इस क्वेश्चन में गिवन था कि आर का वैल्यू कितना होता है? 2 कैलोरी। अच्छा, ये गैस कांस्टेंट है ना? हाँ, ये गैस कांस्टेंट है। हाँ श्रेया, आपका डाउट बताओ। सर डाउट नहीं है, मतलब वो सीवी जो होगा वो सिर्फ 3 होगा ना? 3/2r। तो आर 3 की कैसे वैल्यू आया? को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 2 तो तो कैंसिल 3 आ हो जाएगा, जाएगा। हाँ वो तो हट जाएगा। 3/2r, अरे ये भी एक बार लिख देता हूँ, 3/2 इंटू आर। हाँ ठीक है। तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 बच जाएगा नेट में बोलेंगे तो। कीजिए कैलकुलेशन। मिस्टेक कहाँ हुआ था श्रेया? सर छोड़ दो, बहुत गंदी मिस्टेक हुई थी। बताओ। तो अलग ही फॉर्मूला लगा दिया था। कौन सा? छोड़ दो सर, अब नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सीपी जो आर का, सीवी और सीपी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं आप? एक तो गामा वाला रेशियो वाला इक्वेशन यूज करोगे, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। गामा कैलकुलेशन इजी होती है। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो कौन सा होगा? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इन दो रिलेशन से हम लोग सीपी एंड सीवी की वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ गैस। अगर गैस का टाइप गिवन है तो आप सीपी एंड सीवी निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, ये कॉपी कर लीजिए पहले अगर किसी को जरूरत है तो। प्रणव, ये चीज समझ आई क्या किया? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है। CP बाई CV इज इक्वल टू 5/3, उसके नीचे वाला भी आ गया, पर उसके नीचे ये क्या है? 12CV इज इक्वल टू 3R। 2 CV इज इक्वल टू 3R, ये समझ आया था? ये यहां तक इक्वेशन ये कैसे निकाला था? हाँ यहाँ तक तो आया था। सो -5CV प्लस 3CV कितना बचा? -2CV हाँ इज इक्वल टू अच्छा, हाँ -3R। आया, वो हमको लगा पहले वाला पर। ना ना, यहीं पे था। तो ये यहां से यहां आए हैं हम लोग, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया है। कल की क्लास में हम लोग सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेंगे।
और उसके बाद फिर अपना सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री बचेगा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स आपका फिनिश हो जाएगा कल क्लास में। न्यूमेरिकल जितने लगा सकते हो उतने न्यूमेरिकल लगाओ, जितना कर सकते हो उतना करो। ये कॉपी हो गया आद्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, T2 आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनो एटॉमिक गैस अगेन मोनो एटॉमिक गैस है, that is compressed reversible and adiabatically from 16 liters to 2 liters at 300 Kelvin। अब ट्राई कीजिए। सोच पा रहे हो कुछ श्रेया? सर अभी तो सीवी सीपी तो सेम ही आएगा जैसे पहले वाले केस का था। सीपीसीवी में तो जाना ही नहीं है, इसमें सीपीसीवी में नहीं जाना, सिंपली टीवी रेज टू पावर गामा-1 का यूज कर सकते हैं क्या? गामा आपको पता ही है, पिछले वाले केस से निकाला था हम लोगों ने। इसको यूज कर सकते हैं क्या किसी तरह? और वो कांस्टेंट क्या होगा उधर? अरे 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 अरे, इससे दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई थी, T1V1 रेज पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2V2 रेज पावर गामा-1। नहीं श्रेया? हाँ सर समझा। समझे? करो यूज अगर समझ गए तो।
600 600 आ रहा है। 600 ऑप्शन में है 42 नंबर। एक सेकंड देना, मैं कंफर्म कर देता हूँ। 600 नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। श्रेया कुछ मिस्टेक कर गए, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया आपने। देखो कहाँ मिस्टेक किया, छोटा मोटा मिस्टेक लग रहा है। चलिए मैं देखता हूँ। इरेजर, क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? T1 V1 रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज पावर गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू कितनी होगी? गामा की वैल्यू होगी 1 प्लस 2 बाई एफ और 1 प्लस 2 बाई 3, दैट इज 5 बाई 3। गामा इज इक्वल टू 5 बाई 3, इतना पता चल गया। टेम्परेचर इनिशियल कितना गिवन है? आपको पता है 300 डिग्री है। इनटू वॉल्यूम इनिशियल कितना गिवन है? वॉल्यूम मुझे पता है इनिशियली 16 लीटर्स है। 16 रेज टू पावर गामा दैट इज 5 बाई 3 इज इक्वल टू T2 मुझे नहीं पता, और इस बार V2 मुझे पता है 2 रेज पावर 5 बाई 3। ऐसा कर दूंगा मैं। तो सर इस चीज को मैं लिख दूंगा T2, हाँ 1200 है श्रेया, बिल्कुल ठीक है। 16 इंटू 5 बाई 3 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 5 बाई 3 इंटू 300, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके नेक्स्ट देखो, उसके नेक्स्ट अगर आप देखोगे 300 इंटू ये क्या लिख सकता हूँ 16 बाई 2 रेज टू पावर 5 बाई 3। ठीक है क्या? सो अगर आपका 16 रेज टू पावर कितना हुआ 5 बाई 3 मैं कर रहा हूं, तो कितना 16 बाई 2 रेज पावर 5 बाई 3 कर रहा हूं, तो इसको कैसे सोल्व करूंगा बताओ कुछ। ये अगर आपको आइडिया है तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है, कुछ आइडिया है? मेरा तो मैथमेटिक्स कमजोर है। टीवी रेज पावर गामा माइनस 1 है। एक चीज और कर देना, 5 बाई 3 माइनस 1 है। ये थोड़ा सा मैं गलती कर रहा था, 5 बाई 3 माइनस 1 है। ये जो फॉर्मूला था मैं थोड़ा सा गलत लगा रहा। टीवी रेज पावर गामा माइनस 1 था, सिर्फ गामा नहीं है, गामा माइनस 1 है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको कट करोगे कितना हो गया आपके पास? आपके पास यहां से जो आना चाहिए वो आ रहा है 8, 300 इंटू 8 रेज टू पावर, ये माइनस करना 5 माइनस 3 बाई, सो 2 बाई 3 हो जाना चाहिए। 5 बाई 3 माइनस 1 शुड बी 2 बाई 3। सो 8 का बेसिकली कितना करना है, अंडर रूट 3 टाइम्स करें तो ये कितना आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर दें। सो 300 इंटू अंडर रूट, क्यूब रूट करें 8 का तो 2 आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 2। सो 300 इंटू 4 दैट इज 1200 केल्विन। ये क्या किया, समझ आया या नहीं आया बताओ? आया। पक्का? हाँ। अरे बड़ा जल्दी आ गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैथमेटिक्स तो काफी कॉम्प्लेक्स है। हाँ हम्म। प्रणव आप बताओ। प्रणव यस सर, वापस समझाइए। एक मिनट देखिए, मैं इसको वापस से हटा रहा हूं पूरे को, फिर देख लीजिए। इनिशियली आपके पास 1 प्लस 2 बाई एफ से मैं गामा निकाल सकता हूं। मोनोएटॉमिक गैस है, सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 1 प्लस 2 बाई 3।
गामा इज इक्वल टू 5/3। इतनी बात ठीक है प्रणव? प्रणव Yes, इतना sir. चीज हाँ. समझ आया? Yes, sir. यहां पर आपको पता है टी वी रेज टू पावर गामा -1 should be a constant. So I can say T1 V1 raised to power gamma -1 should be equal to T2 V2 raised to power gamma -1. ठीक है हाँ, प्रणव? yes. T1 आपको पता है कितना है? 300 है। V1 आपको पता है कितना है? 16 है। 16 raised to power gamma -1 5/3 -1 कितना होगा? 5/3 -1 should be 2/3 प्रणव। Yes, sir. सो T2 आपको नहीं पता, अगेन V2 आपको पता है, V2 कितना है? 2, अगेन रेज़ पावर गामा -1 should be 2/3. So I can write it like 300 into 16 raised to power कितना हुआ? 2/3 is equal to T2 into 2 raised to power 2/3. Yes, sir. So T2 will become equal to 300 into 16 डिवाइड बाय 2 और ओवरऑल पावर कर दूं 2/3। Yes, sir. नहीं ये समझ नहीं आया ये स्टेप। नहीं सर, आ गया. आ गया, ठीक है। तो ये कितना आया? 8। अब आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 8 1/3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्यूब रूट ले रहे हैं 8 का, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्रणव, क्यूब हाँ रूट सर. ऑफ 8, हाँ क्योंकि सर. 2 का क्यूब कितना होता है? 8। सो क्यूब रूट ऑफ 8 शुड बी 2। सो 300 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2। प्रणव ये हाँ. स्टेप समझ आया? Yes, sir. आ गया. सो ये कितना आ जाएगा? 1200 केल्विन फॉर T2। बताइए। Yes, sir. आ गया. आशय, आशय ये समझ आया या नहीं आया? बताओ एक बार। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो जितने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो करो, और जैसे ही डाउट टाइम चाहिए हो बता देना मुझे, मैसेज एक डाल देना, मैं डाउट क्लास रख दूंगा, ठीक है? चलिए आज का क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। नरेंद्र अवस्थी जितना आप सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व कीजिए, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, मैं सारे सोल्व कराऊंगा, ठीक है? Yes, sir. बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir.